बिल्कुल मानसी देखिए इंडिया विक्स जरूर 4.5% ऊपर है, लेकिन अभी भी 13.5 का इंडिया विक्स है। तो आज हो सकता है कि हम फिर से देखिए फ्राइडे के सेशन को आप अपवाद मान लीजिए, उसके पहले के जो 4-5 सेशन थे ना, बिल्कुल एक रेंज का ही कारोबार होता हमने देखा था। और आज फिर से बाजार में हो सकता है कि वही माहौल हमें दिखे। शुरुआत भी वैसे थोड़ी सी कमजोर साइड पर थोड़ी सी नरम ही हुई है। निफ्टी 25 अंक नीचे है। निफ्टी बैंक की बात करें 100 अंकों के आसपास की गिरावट है। हालांकि एक चीज बेहतर है और वो है एडवांस डिक्लाइन का रेशियो। 1700 शेयर मजबूत है और 500 शेयर कमजोरी वाले इस वक्त बाजार में दिख रहे हैं। लेकिन आप बाजार को देखिए, निफ्टी के शेयरों को देखिए, ना तो एक भी शेयर 1% ऊपर है, ना तो एक भी शेयर 1% नीचे है। सबसे ज्यादा जो चढ़ा हुआ है वो आईटीसी 0.64% ऊपर है और सबसे ज्यादा गिरने वाला जो शेयर है बीपीसीएल। क्रूड वाला इंपैक्ट है क्योंकि कच्चे तेल में हमने थोड़ा सा उबाल देखा है, तो बीपीसीएल में करीब 0.25% के आसपास की नरमी है। तो ये बाजार आज भी शुरुआती अभी जो ओपनिंग हुई है उसको देखिए यही लग रहा है कि आज एक रेंज में ही बाजार रहेगा। लेकिन चलिए अब इस रेंज में भी आपके लिए कमाई के मौके खूब ढेर सारे बनेंगे और ये मौके आपको तलाश करके लेकर आएंगी अपने एक्सपर्ट्स के माध्यम से। शिवांगी शारदा हमारे साथ तैयार है ओपनिंग ट्रेड्स के साथ। शिवांगी बताइए कहां पर आपकी नजर गई है, क्या स्पॉट किया आपने? जी बिल्कुल, हम देख रहे हैं बाजार एक अच्छे ओपनिंग पॉजिटिव ओपनिंग पे नज़र आ रहा है और मेरी रडार यहाँ पे रहेगी आईटीसी पे। यहाँ पे काफ़ी अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है, लॉन्ग्स जो है वो अनवाइंड हो रहे हैं और लोअर लेवल्स पे एक अच्छी खासी बाइंग इमर्ज हो रही है। हम देख रहे हैं बॉटमिंग आउट स्ट्रक्चर होते हुए नज़र आ रहा है आईटीसी में। तो यहाँ पे नज़र रहेगी 495 के टारगेट्स के लिए हम इसको खरीदारी करें 465 के एक स्टॉप के साथ। ठीक है, 465 का स्टॉप लॉस आईटीसी के लिए और ऊपर के टारगेट आपके लिए 0.25% ऊपर फिलहाल ये शेयर शुरुआत करता हुआ दिख रहा है। रिलायंस पर भी जरा एक व्यू दीजिए शिवांगी। रिलायंस की भी शुरुआत ठीक हुई है। जी बिल्कुल, इंडेक्स में हम देख रहे हैं कि एक अच्छी खासी मूवमेंट है और रिलायंस का भी हम देख रहे हैं कि एक यहाँ पे एक आफ्टरमैथ देखने को ज़रूर मिल रहा है। सो ओवरऑल पॉजिटिव मोमेंटम ज़रूर है, बट एक थोड़ा फ़ॉलो अप एक्शन मिसिंग है जिसकी वज़ह से थोड़ा टाइम लग सकता है, कंसोलिडेटिव मूड में है। तो यहाँ पे थोड़ा हम बुल कॉल स्प्रेड या थोड़े रेंज बाउंड स्ट्रैटेजीज़ के साथ प्ले आउट कर सकते हैं रिलायंस को। ठीक है, रिलायंस को लेकर ये व्यू आज हम देख रहे हैं कि देखिए रिपोर्ट्स भी एचडीएफसी सिक्योरिटीज की थी रियल एस्टेट को लेकर। तो रियल एस्टेट हो गया, सीमेंट हो गया, वहां पर हम देख रहे हैं कि रुक रुक कर ही सही बट एक सस्टेन्ड बाइंग है। आज का जो लीडर है वायदा का वो है प्रेस्टीज एस्टेट का, 3.25% के आसपास की तेजी है। इसके अलावा डिक्सन ने जो करार किया है वीवो के साथ, उसके चलते हम देख रहे हैं कि ये 2.5% ऊपर डिक्सन टेक का शेयर खुला है। इसके अलावा ओबरॉय रियल्टी यहाँ पर तेजी है। मैक्रोटेक में 2 से 2.5% के आसपास की मजबूती है। अच्छा गुरांग सर आपके पास आएंगे, जरा रियल एस्टेट के बारे में आपसे व्यू लेंगे, लेकिन एक राय जरा शिवांगी आप ना डिक्सन पर दे दीजिए। अब डिक्सन चूंकि गैप के साथ खुला है, बड़े साइज का शेयर है, डिक्सन में क्या करेंगे? इस गैप के बाद भी इसको खरीदना है क्या? 18,400 के भाव हो गए इसके। जी बिल्कुल, अभिषेक डिक्सन की ज़िक्र हमने लास्ट वीक यहाँ पे किया था और हमारे टारगेट्स जो है वो भी मीट होते हुए दिखे हैं। तो डेफ़िनेटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग काउंटर है, लगातार 8 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद भी निकलते हुए नज़र आया ये स्टॉक। और इस सीरीज़ में अभी तक हमने देखा है कि अच्छे खासे 33% ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है लॉन्ग साइड में, तो बहुत ही शानदार रूप से यहाँ पे बेस फॉर्मेशन हुआ है। तो यहाँ पे हमारा टारगेट्स तो इमीडिएट बेसिस पे अचीव हुआ है, बट ज़रूर ट्रेल करते रहे आगे की तरफ और नेक्स्ट जो है 19,000 तक के लिए तैयारी कर रहा है, पर स्टॉप लॉस ज़रूर ट्रेल करे 18,000 तक के लिए। ठीक है, 18,000 के स्टॉप लॉस डिक्सन टेक के लिए 18,400 पर फिलहाल इसका भाव है। 450 रुपए ऐड कर लिए तो 19,000 का टारगेट, 18,000 का स्टॉप लॉस, सीधे सीधे आपके लिए ये व्यू। एक स्टॉक थोड़ी सी ऊपरी स्तरों से हल्की सी प्रॉफिट टेकिंग आई, आज फिर से चलता हुआ दिख रहा है, वो है ग्रीव्स कॉटन का। ग्रीव्स कॉटन अब इसके आईपीओ पर नजर है, जो स्कूटर ये बेचते हैं एम्पियर ब्रांड से। गुरांग सर ग्रीव्स कॉटन कैसी लगती है आपको कंपनी सर ये? तो अभिषेक विशेष रूप में तो टिप्पणी नहीं कर पाएंगे क्योंकि कवरेज नहीं है, लेकिन खबरों को लेकर के और ये जो पूरी प्रतिस्पर्धा ई कॉमर्स या फिर ई व्हीकल्स को लेकर के
और कमर्शियल यूजेज अगर आप देखने जाए तो काफी लोग अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर्सनल यूज के तो लिए काफी लोग करते हैं, लेकिन कमर्शियल में भी अगर आप देखें तो कॉस्ट सेविंग एक बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है। जहां तक छोटी मुसाफरी का सवाल हो, जहां पर छोटी मात्रा में सामान का आवागमन होता है, वहां से इनके कंपनी के जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड होगी। पर्सनल लेवल यूजेज के लिए अच्छी खासी डिमांड हो सकती है। खाली एक ही परिस्थिति है अभिषेक के, ये टू व्हीलर और थ्री व्हीलर ईवी जो है वहां पर जो लॉन्चेस हो रहे हैं और जो आने वाले समय में लॉन्चेस होंगे, प्रतिस्पर्धा बहुत ही ऊपर की मात्रा में है। तो आपको ये देखना है कि मार्केट शेयर और आंकड़े किस प्रकार से आते हैं। कॉटन यहाँ पर रखिए नज़र पर। इस बीच एक और स्टॉक जो कि काफ़ी दिनों बाद आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आज एक पॉजिटिव उछाल दिखा रहा है, वो है स्पार्क। एक बार इसके बारे में बात करेंगे। सन फार्मा की सब्सिडरी है जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में है। इनकी एक कॉन कॉल ज़रूर लाइंड अप है, जहाँ पर कंपनी का ये कहना है कि इनकी एक जो कॉन कॉल है वो 4 बजे स्केड्यूल्ड है और इस कॉन कॉल की और कुछ डिटेल्स ज़रूर निकालेंगे। कंपनी अपने आने वाले R&D पाइपलाइन पर जो है डिस्कस करेगी। 19 तारीख को एक कॉन कॉल होगी और आपको याद होगा कि स्पार्क का शेयर ज़बरदस्त गिरावट इस काउंटर में देखने को मिली थी, क्योंकि इनकी वन ऑफ द की ड्रग्स जिस पे कई सारी उम्मीदें लगाई जा रही थी, उसके जो रिसर्च के ट्रायल्स थे वो फेलियर होते हुए दिखे और उसके बाद ये स्टॉक में गिरावट का दौर जो है चलता ही रहा। एक बार शिवांगी आपसे क्विकली चार्ट चेक लेंगे, क्योंकि स्पार्क का शेयर ऑल्दो इतनी गिरावट के बाद एक रेंज बाउंड ही है, 210 से लेकर 220 के बीच में ही घूम रहा है। बट कैसे देख रहे हैं आप इसको? कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा स्पार्क के लिए जहां पर अगर ये क्रॉस करे तो फिर से थोड़े से पॉजिटिव मोमेंटम आने की उम्मीद है? जी बिल्कुल। सृष्टि, स्पार्क की अगर हम बात करें, लगातार इसमें पिछले 7 महीनों से हमने देखा है कि बहुत ही कंसोलिडेटिव बैंड में ये कामकाज कर रहा है। हालांकि अब अपने एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर जरूर ट्रेड कर रहा है, पर यहाँ पे हमने देखा है कि लगातार अप्रैल से अभी तक बहुत ही कम टाइम रहा है जबकि इसके ऊपर ट्रेड किया है। तो एक मिया पुल बैक मूव लग रहा है मुझे यहाँ पे, और ये स्टॉक में इतनी कन्विक्शन कॉन्फिडेंस नहीं आते हुए नजर आ रही है टेक्निकली फिलहाल। ठीक है, तो एक बार आपकी राय जानना चाहेंगे कि अभी तक तो हम देख रहे थे कि एफएनओ में पार्टिसिपेशन जोरों शोरों से था रिटेलर्स का, पर अब एल्गो ट्रेडिंग में भी किस तरीके से आप देख रहे हैं कि उनका रुझान बनता हुआ दिखेगा और इसका असर ब्रोकिंग हाउसेस पर कैसे आते हुए दिख सकता है? देखिए सृष्टि, इस पर अभी टिप्पणी करना मुश्किल होगा, क्योंकि अभी तो नियम बन रहे हैं और फ्रेमवर्क जारी करने वाले हैं। तो और भविष्य में क्या होगा उसको लेकर के टिप्पणी करना मेरे ख्याल से हमारे लिए इसलिए मुश्किल होगा क्योंकि इसका असर किस प्रकार से पड़ता है कारोबार पर, आय पर, क्लाइंट्स कितने यहाँ पर रुचि लेते हैं इस नए प्रोडक्ट में। जब भी ये लॉन्च होता है वहां पर कामकाज करने के लिए फी स्ट्रक्चर क्या होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। तो प्रयास ये हो रहा है कि आधुनिक बनाने का प्रयास हो रहा है। हालांकि ये भी कहना अनिवार्य होगा कि विदेशों में जहां पर एल्गो ट्रेडिंग चलती है वहां पर कुछ हादसों को लेकर के बहुत बड़ा खामियाजा भी भरना पड़ा था बाजार को, जब माल फंक्शन या फिर एक फैट फिंगर ट्रेड हो जाता है। तो प्रयास कर रहे हैं आधुनिक टेक्नोलॉजी लाने के लिए। अब ये कितना अनिवार्य या फिर कितना नुकसान पहुंचाता है, ये तो आने वाला भविष्य ही बताएगा। ये एल्गोज में किस तरीके से पार्टिसिपेशन होता है वो तो देखेंगे, थोड़ा लंबे समय का इस पे थोड़ा से डेवलपमेंट्स रहेंगे। पर इस